नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन बिदुआ आपका टारगेट पीएससी विद अंकित में स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल जो है एक्चुअली इसका 1 साल पूरा हो गया है। हम आज डिस्कस करेंगे कि मोदी जी ने 1 साल में क्या पाया है, क्या उनकी फेलियर्स हैं, क्या सरकार की योजनाएं रही हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी और वो कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे, हम ये सब देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि 17वीं लोकसभा का जब चुनाव 2019 में हुआ तो बीजेपी ने अपनी दम पर पहली बार 300 प्लस सीट यानी कि 303 सीटें जीती। जो सहयोगी दल है बीजेपी का उसे एनडीए कहते हैं। एनडीए ने 350 सीटें जीती और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई गैर कांग्रेसी पीएम दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहा है। यह मोदी जी की ताकत को दिखाता है। पिछले 2014 के चुनाव से उन्होंने 21 सीटें ज़्यादा जीती हैं, खुद अकेली बीजेपी ने। इस बार उन्होंने क्या खास किया है यह हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल शक्ति अभियान। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही एक नया मंत्रालय शुरू किया है जिसे जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं। इस जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है जिसका लक्ष्य है 2024 तक हर घर को जल। इस अभियान में आपके घर तक नल से स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया जाएगा और 2024 तक ये लक्ष्य पूरा करना है। यह उनकी पहली योजना रही है। इसके बारे में बजट में भी प्रावधान है। तो उसके बाद जो दूसरी बड़ी अचीवमेंट मोदी सरकार की रही वह रही ट्रिपल तलाक बिल। आप सब जानते हैं कि 2019 के चुनाव से पहले भी मोदी जी ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में लाए थे पर वह पारित ना हो पाया था। इस बार जब वह पूर्ण बहुमत के साथ आए तो उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल को पास किया। इस बिल का पूरा नाम मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण विधेयक है, जिससे तलाक ए बिद्दत, जो ट्रिपल तलाक होता है उसे कहते हैं तलाक ए बिद्दत, यह पूर्णतः गैर कानूनी हो गया है। ऐसा करने पर 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। यह मुस्लिम महिलाओं को दी गई एक बड़ी सौगात है जिससे महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग अनुपात और लिंग समान हो रहेगा, मतलब सेक्स इक्वलिटी रहेगी। इसके बाद मोदी जी ने जो किया है वो आप सभी जानते हैं। देशीय अखंडता के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना देना है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर मोदी जी की गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये एक 2 निशान 2 विधान और 2 प्रधान का जो प्रिंसिपल चल रहा था उसे हटाया है। स्वर्गवासी श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये सपना 2019 में जाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया है। इसके बाद जो अगला बड़ा फैसला आया वो आया अयोध्या राम मंदिर पर। अयोध्या राम मंदिर का विवाद भारतीय इतिहास में बहुत ही पुराना विवाद रहा है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया, उसके बाद से यह विवाद और भड़क गया था। इस पर केस चलता रहा। इस बार जब नवंबर में 2019 में इस पर फैसला आया तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाने में कोई देरी नहीं की गई है। इसके तहत मुस्लिम समुदाय को भी 5 एकड़ जमीन प्रदान की गई है। यह हिंदू और मुस्लिम की एकता का एक प्रतीक होगा। इसके बाद जो बड़ा कदम मोदी सरकार ने उठाया है वह है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA। CAA और NRC पर लेकर मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी वायदे किए थे
और सीएए को पास किया गया है। इसके तहत नेहरू लियाकत समझौते में जो लोग आते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे लोग जो शरणार्थी हैं और भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह इसमें माना गया है। इससे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं ली जाती है। यह भी कई बार गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है। तो आप किसी भी भड़कावे में ना आए। इसके बाद जो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है वो है बोडो समझौता। बोडोलैंड की मांग कई दशकों से उठती रही है और वहाँ पर अवैध प्रवास जो करते हैं लोग, उनको वहाँ से भगाने की कोशिशें भी हुई हैं। इस पर ABSU ऑल जो बोडो स्टूडेंट हैं यूनियन है उसने और NDBF ने एक समझौता साइन किया है। इसके तहत नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपए बोडोलैंड के लिए, बोडो ट्राइब के लिए देने की बात कही है और यह ऐतिहासिक समझौता वहां पर अमन और शांति का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ ये तो देश की बात हो गई। इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत पिछले कई वर्षों से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और इस साल भी हाउडी मोदी जैसे एक बड़े कार्यक्रम जो कि ह्यूस्टन अमेरिका में 22 सितंबर 2019 को हुआ, में मोदी जी ने दिखाया कि भारतीय क्या ताकत रखते हैं। इस कार्यक्रम की थीम थी शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौटे हैं तो फरवरी 2020 में 24 फरवरी 2020 में ट्रंप भारत आए और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया नमस्ते ट्रंप। एक अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आता है, चरखा चलाता है, लोगों से हिंदी में बात करता है। यह एक भारत की बड़ी उपलब्धि है, जिसके साथ साथ कई रक्षा समझौते भी साइन हुए। अभी जब देश और विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो इससे निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत होना है। हमें स्वदेशी सामानों को अपनाना है। वोकल फॉर लोकल का प्रेरणा मन देकर 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया गया है, जिससे किसानों, मजदूरों, MSME, फैक्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज को बहुत लाभ मिलेगा। इसके कई चरणों में इसको बताया गया है कि इसका पैसा कहाँ कहाँ और किस तरह यूज़ किया जाएगा। ये मोदी सरकार की कुछ बड़ी उपलब्धियों में से हैं। अब हम बात करते हैं कि मोदी सरकार किस मायनों में फैल रही है। किस मायनों में फैल रही है तो वह पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। दूसरा जो उनकी भी इस बात जो उनका फेलियर रहा है वो है CAA प्रोटेस्ट। आप सभी जानते हैं कि CAA का प्रोटेस्ट मुस्लिम्स ने बहुत किया है, चाहे वह शाहीन बाग का मामला हो जिसने सबसे ज़्यादा तूल पकड़ा और महिलाएं सड़कों पर बैठ गईं, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें भी हुई। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और उनसे बेहतर तरीके से संवाद की कोशिश भी नहीं की गई। इसके साथ ही JNU का प्रोटेस्ट, जिसमें JNU की फीस बढ़ाना हो, यह भी काफ़ी विवादित रहा। उसके अलावा लो इकोनॉमिक ग्रोथ, गिरती अर्थव्यवस्था भी एक बड़ा कारण है। आपने देखा होगा कि जो है हमारा शेयर मार्केट तो ऊपर जा रहा है पर हमारी GDP बहुत नीचे जा रही है। विशेषकाल इस वक्त जब दुनिया में हर देश की GDP नीचे जा रही है कोरोना के टाइम पे, हम फिर भी स्टेबल हैं। यह एक अच्छी बात रही है। पर उससे पहले हम एक इकोनॉमिक लॉकडाउन की तरह हो रहे थे। इकोनॉमी के लिए हम बहुत वीक हो रहे थे, इकोनॉमी हमारी गिर रही थी।
अब हम बात, और एक और जो इस समय समस्या आई है कोरोना के समय पर, वह समस्या है माइग्रेटरी लेबर्स यानी प्रवासी मजदूरों को लेकर। कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो लोगों अपने घर में थे, लोगों ने तालियां बजाकर, थालियां बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपनी लाइटें बुझाकर दीपक जलाए और कोरोना वॉरियर्स का फिर सम्मान किया। पर जब लॉकडाउन बढ़ा तो कई ऐसे प्रवासी मजदूर थे जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। वह सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर हुए। इसके बाद सरकार जागी, उनके लिए बसों का, ट्रेनों का इंतज़ाम किया गया, जिससे लाखों मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। पर आज भी आपने कई ऐसी फ़ोटोज़ देखी होंगी जिसे देखकर दुख होता है। इनके लिए सरकार कदम उठा रही है, पर एक ज़मीनी स्तर पर लोगों तक कैसे पहुंच पाते हैं, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला हम आपसे एक बात करना चाहेंगे, ये तो रही मोदी गवर्नमेंट की कुछ उपलब्धियां और उनके कुछ फेलियर्स। हम अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से नाता रखते हैं, तो बीजेपी की सियासत 2019 में उन्होंने क्या पाया है, क्या खोया है, यह भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें बात आएगी वो आएगी कर्नाटक की पॉलिटिकल क्राइसिस की। जुलाई 2019 में कर्नाटक में एक ऐसी पॉलिटिकल क्राइसिस का उदय हुआ जिसमें जेडीएस, जो इसके नेता एचडी कुमारस्वामी थे, उनके साथ कांग्रेस ने सरकार बना रखी थी। जब ये चुनाव हुए थे तब बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, पर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर अपनी सरकार बना ली थी। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद खरीद फरोश, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे बीजेपी पर, और बीजेपी ने कहा कि यह तख्ता पलट है, इसमें अलोकतांत्रिक कुछ भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचने के बाद जब स्पीकर ने कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तो एचडी कुमारस्वामी को अपनी सरकार खोनी पड़ी। बीजेपी ने अपनी वहाँ सरकार बनाई और उपचुनाव में भी वह सीटें जीतकर स्टेबल गवर्नमेंट चला रही है। दूसरा, बीजेपी को एक झटका लगा 2019 के नवंबर महीने में, जब महाराष्ट्र में चुनाव थे। इन महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और यह इनका अलायंस चुनाव पूर्णतः से पूरी बहुमत के साथ जीता। पर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने पर और शिवसेना का उनकी पार्टी से सीएम बनाने पर एक विवाद हो गया, जिसकी वजह से वर्षों पुरानी बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती टूट गई और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर एक नई अघाड़ी महासंघ नाम से एक गठबंधन बनाकर अपनी सरकार बनाई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र को खो दिया। इसके अलावा झारखंड में जो बीजेपी गवर्नमेंट थी वह हार गई और झारखंड भी राज्य से उन्हें हाथ धोना पड़ा। झारखंड के बाद दिल्ली चुनाव। दिल्ली में पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो उन्होंने 70 में से 67 सीटें जीती थी। बीजेपी को लगता था कि इस बार केजरीवाल के वादों को दिखाकर कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, वह चुनाव जीत जाएगी। पर कोई बड़ा चेहरा ना होने के बाद बीजेपी को दिल्ली चुनाव से भी हाथ धोना पड़ा और दिल्ली में उसका वापस सत्ता में आने का सपना टूट गया। उसके बाद देश की सियासत में सबसे बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस तब आई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस के कर्मठ नेता रहे, कांग्रेस में कई पदों पर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने अपनी ही पार्टी कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थामा। इसके साथ ही उनके साथ कई विधायक
ने भी कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी की ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के फिर से सीएम बने और मध्य प्रदेश के 19वें सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली। वह अभी सरकार चला रहे हैं। उपचुनाव होने हैं, कोरोना के बाद शायद उपचुनाव हो, तो देखना होगा कि बीजेपी अपनी सरकार बचा पाती है या कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी, यह देखने के लायक होगा। अब ये बीजेपी का और मोदी 2.0 का पूरा कार्यकाल रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।